नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में, इटली के एकीकरण के बारे में। अगर आपने इन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनको भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। दरअसल दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध जो है वो जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। कई सारी घटनाएँ हैं जो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। तो आइए वही समझते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझने से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे दोस्तों कि एक पूर्वी समस्या के नाम से एक समस्या वहाँ पे जानी जाती है। उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। ये पूर्वी समस्या है। दोस्तों, इस पूर्वी समस्या में क्या है कि एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य की एक लंबी कहानी है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बस आप ये जान लीजिए कि ऑटोमन साम्राज्य क्या था, कहाँ रहता था, इसको अभी मैप में दिखाएंगे आपको, थोड़ा आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जो पूर्वी समस्या थी, जब ऑटोमन साम्राज्य मजबूत था, उसने कुछ अफ्रीका के एरिया पे, कुछ यूरोप के एरिया पे और इधर तुर्की वाले एरिया को मिला के एक बहुत बड़े साम्राज्य पर उसने शासन किया। तो इस साम्राज्य के शासन में क्या हुआ कि बहुत सारी, जैसे कि कई सारी जनजातियाँ या फिर कई सारे धर्म के लोग उसके शासनकाल में आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ हमेशा मजबूत नहीं रहती है, धीरे धीरे कमज़ोर होती है। किसी साम्राज्य का उदय होता है तो किसी साम्राज्य का अंत भी होता है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि तुर्की के जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, उसका आगे चल के अंत भी हो गया। अब अंत में दोस्तों समझेंगे कि अंत होने से कितनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई। तो वहीं पे ये पूर्वी समस्या है। अभी आपको हम आगे समझाते हैं क्या है ये सब पूर्वी समस्या। दोस्तों, क्या है कि जो पूर्वी समस्या थी, इसमें ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन उसी टाइम पे यूनान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, या फिर उसने तुर्की से अपने को अलग घोषित कर दिया। तो जितने भी तुर्की के अंडर में देश थे, ऑटोमन साम्राज्य के देश थे, वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए। अब उनके अलग होने से क्या हुआ, तुर्की साम्राज्य टूटने लगा, कमज़ोर होने लगा। अब इन कमज़ोरी की वजह से क्या हुआ कि रूस भी इसी टाइम पे मौका का फ़ायदा उठा लिया। जैसे कि हम आपको रूस के बारे में बताएंगे कि रूस ने बहुत दिन से, मतलब पहले से भी, जो उसका काला सागर का एरिया था, अभी हम आपको मैप पे दिखाएंगे, उसको तो समझ जाएंगे। काला सागर के एरिया पर रूस बहुत दिन से कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता था। तो इसी टाइम पे मौका मिला, जैसे ही तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, रूस ने भी उस पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, जब रूस ने कब्जा कर लिया इधर काला सागर पे, या फिर तुर्की को अटैक किया, तो इसी में क्या हुआ कि उसने बहुत सारी जो ईसाई जनता थी, जो तुर्की के साम्राज्य के अंतर्गत थी, उसको आज़ाद करा दिया। तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसी समय दोस्तों, एक बर्लिन का सम्मेलन हुआ। हम आपको अभी दिखाते हैं बर्लिन का सम्मेलन। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर भी हम पीछे हो जाएंगे। तो बर्लिन का सम्मेलन हुआ था 1878 में। इसके थोड़ा बैकग्राउंड भी आते हैं कि बर्लिन का सम्मेलन हुआ कि जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था। जब हम इटली के एकीकरण के बारे में बताए थे, तो वहीं बताए थे क्रीमिया का कीचड़ के उससे इटली का जन्म हुआ था। तो क्रीमिया का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें एक संधि भी हुई थी। संधि में ये हुआ था कि रूस अपना विस्तार नहीं करेगा काला सागर में, ये वो नहीं करेगा पूरा। लेकिन रूस ने उस संधि को तोड़ दिया। अब रूस उस संधि को तोड़ रहा है, तो उस समय यूरोप में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, जो जर्मनी, अब थोड़ा और बैकग्राउंड ले चलते हैं आपको। जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ा रहे थे, तो वहाँ आपको बताए थे कि जर्मनी के एकीकरण में क्या था कि जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो जो बिस्मार्क था, उसने अब अपना ध्यान इससे हटा दिया कि हमें इन लोगों से लड़ाई करना है। अब उसने अपना ध्यान उपनिवेश की ओर लगाने की सोच रहा था। तो उसने क्या बोला कि हमें अब पूर्वी समस्या से या फिर ऑटोमन साम्राज्य से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर जो हो रहा है इसको ये लोग देखें। लेकिन वो इस चीज़ से बच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब रूस ने आक्रमण कर दिया, और उस समय जर्मनी ने फ्रांस को भी हरा दिया था, ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, तो पूरे यूरोप का एक महाशक्ति बन चुका था। तो जाहिर सी बात है, समझौता कौन करवाएगा? जो मजबूत है वही समझौता करवाएगा। तो जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क के नेतृत्व में ही ये जर्मनी में एक बर्लिन जगह है, उसकी राजधानी है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बर्लिन सम्मेलन हुआ 1878 में। अब इसी 1878 के सम्मेलन में दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसके बीच छुपे हुए हैं यहीं पर। तो ये जो शक्तियाँ थी, जैसे कि ये मान लीजिए जर्मनी थी, जब देख रहा था कि रूस बढ़ रहा था, ये भी, उसके लिए भी संकट उत्पन्न हो रहा था। और जो देश थे उनके लिए भी संकट उत्पन्न हो रहा था। थोड़ा हम समझते हैं कि किनके लिए क्या क्या संकट उत्पन्न हो रहा था। दोस्तों, जो रूस था, रूस तो अपना अधिकार लेना ही चाहता था। इंग्लैंड क्या था कि अगर इंग्लैंड को लग रहा था कि रूस मजबूत हो जाएगा, तो रूस क्या करेगा, आगे चल के अंग्रेजों के उपनिवेश जो थे उन पर आक्रमण कर सकता है, उन पर कब्जा कर सकता है। तो वो भी खतरे में आ जाते। तो इस बात से लेकर ब्रिटेन चिंतित था। ऑस्ट्रिया को क्या था कि ऑस्ट्रिया ने जो
मतलब कि जो एरिया उसको बची थी, रूस से टकराव होने की वजह से, हितों के टकराव होने की वजह से ऑस्ट्रिया भी काला सागर अपना अधिकार चाहता था, रूस भी काला सागर अपना अधिकार चाहता था। तो यहाँ इनका टकराव होता। फ्रांस क्या था कि फ्रांस अफ्रीका वाली एरिया में मिस्र पर, या फिर उसके आगे देखेंगे सीरिया पर, इन सब जगहों पर वो अपना कब्जा करना चाहता था कि कहीं रूस ने आकर उस पर आक्रमण करे, तो उसको चिंता थी। जर्मनी इच्छुक नहीं था, लेकिन जर्मनी बाद में फंस गया उसमें आके समझौता कराने के चक्कर में। अब देखते हैं कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, इसके विघटन से हुआ क्या था। जैसे कि जब रूस ने आक्रमण किया था तो रूस ने कुछ चीज़ों को बदल दिया था, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब ने उसकी मदद नहीं की। और दोस्तों हुआ क्या, मदद न करने से जो ईसाई जनता एक बार फ्री हो गई थी तुर्की के साम्राज्य से, जो पहले कब्जे में आ गई थी, वो फिर से जब ये लोग अपना बर्लिन सम्मेलन किए तो अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ बांट लिए। पूरा एरिया जिसको जो लेना था अपने हिसाब से समझ लिए, उसको ले लिए, क्योंकि मजबूत थे। तो इसी टाइम पे ईसाई जो जनता स्वतंत्र हुई थी, वो फिर से उसी कचड़े में पहुंच गई, फिर से वही पूरा सिस्टम पुराना वाला ही आ गया। और बोस्निया हर्जेगोविना ये सब चीज़ें ऑस्ट्रिया के कब्जे में आ गई। तो यहीं पे दोस्तों जो बीज हैं प्रथम विश्व युद्ध के, यहीं पे छिपे हुए हैं, क्योंकि ये सब सिस्टम जो चल रहा था, ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का कारण बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गुट या फिर गुट निरपेक्ष ये सब चीज़ें चल रही थी। दोस्तों थोड़ा हम आपको और पीछे ले चलते हैं, जब हम बताएंगे कि जब 1860 में सेडान का युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में घटनाएं क्या हुई थी। दोस्तों 1860 में सेडान के युद्ध के बाद जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तो जर्मनी बिस्मार्क जो था, तो बहुत ज़्यादा फ्रांस पर अपमानजनक संधियाँ या फिर अपमानजनक आरोप या फिर अपमानजनक जुर्माना, ये सब चीज़ों को आरोपित कर दिया। लेकिन इन चीज़ों को आरोपित करने के पीछे क्या था, फ्रांस भी मौका ढूंढ रहा था किस तरह से अपने बदला ले, क्योंकि जो उसका एक खनिज से रिलेटेड क्षेत्र था एल्सास लॉरेन, उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, वो उसको छुड़ाना चाहता था। तो फ्रांस भी मौका ढूंढ रहा था, किसी तरह से मौका मिले, वो भी अपना गुट बना रहा था, लोग देशों को इकट्ठा कर रहा था। ये सब क्रियाएं चल ही रही थी। मान लीजिए 1860 के बाद ये सब क्रियाएं शुरू हो गई थी। और इसमें बिस्मार्क क्या कर रहा था, बिस्मार्क सब देशों से गुप्त संधि कर रहा था। गुप्त संधि करके फ्रांस को वो हमेशा अलग थलग रखना चाहता था कि फ्रांस की किसी से दोस्ती ही ना हो पाए, क्योंकि उसकी नीति यही थी कि शत्रु को मित्र विहीन कर देना। इसी क्रम में वो फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए गुप्त संधियां करने लगा। अब गुप्त संधियां ही दोस्तों क्या थी, विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ा रही थी। क्योंकि जब चोरी छिपे जो संधियां हो रही हैं, कौन से देश के साथ क्या संधि कर रहा है अगले देश को पता ही नहीं है। तो एक मान लीजिए कि डर की भावना, अविश्वास की भावना, ये पूरी भावना यूरोप में फैल चुकी थी और यूरोप पूरी तरह से अस्थिर हो चुका था। बस ऐसा लग ही रहा था कि कोई युद्ध होगा, और वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। थोड़ा समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। दोस्तों कारण में देखेंगे, सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवाद में क्या था, उपनिवेशवाद, ये सब चीज़ें थी जो हमारे देश में भी उस समय चल रही थी, वो विश्व में भी चल रही थी, वो यूरोप में भी चल रही थी। तो जो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, ये यूरोप के जो देश थे, पहले इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, ये उपनिवेश बनाने लगे थे, कच्चे माल इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे थे। तो जर्मनी जब 1860 में जीत गया, महाशक्ति बन गया, तो भाई वो भी सोच रहा था कि हम भी अपना उपनिवेश बनाएंगे, हम भी दुनिया पर शासन करेंगे, क्योंकि अब तो मजबूत है, वो भी पहले जैसा रहा नहीं। तो उसने भी घोषणा कर दी कि अब हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, मतलब कि अब उसे भी उस उपनिवेश बनाने की ज़रूरत है, और वो भी युद्ध में सामने आने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ इंग्लैंड को लेकर बहुत चिंतित कर रही थी, क्योंकि अभी तक जो ज़्यादातर उपनिवेश थे इंग्लैंड के उपनिवेश थे, और जब जर्मनी या फिर कोई अन्य देश उपनिवेश की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंग्लैंड के उपनिवेश पे ही खतरा मंडराएगा। ये चीज़ इंग्लैंड समझ गया था। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि ब्रिटेन, जर्मनी को रोकने की कोशिश की। अब जब रोकने की कोशिश की तो हितों का टकराव शुरू हो गया। अब हितों का टकराव का मतलब क्या था कि युद्ध होना ही था। तो दोस्तों बस क्या था कि हम मौका चाहिए था युद्ध करने के लिए, कोई मौका मिल जाए। जर्मनी भी खुद को प्रिपेयर कर रहा था और फ्रांस या फिर अन्य देश भी खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे युद्ध करने के लिए। उसी क्रम में दोस्तों देखते हैं दूसरा एरिया क्या है, सैनिकीकरण। ये सैनिकीकरण इतनी खतरनाक चीज़ है। जब यूरोप में अविश्वास हो गया, सारे देशों ने अपने यहाँ अनिवार्य, जो यूरोप के कुछ मजबूत देश थे उन्होंने अनिवार्य सैनिक भर्तियाँ शुरू कर दी कि मतलब कि हर आदमी को एक बार सैनिक सेवा देनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ कम टाइम के लिए देना पड़े। तो जब इतने ज़्यादा सैनिक हो गए, इतने हथियार इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो जाहिर सी बात हो गई, हर आदमी को पता चल गया कि ये किसी न किसी युद्ध की तैयारी हो रही है। बस वो युद्ध क्या है, कब होगा, ये नहीं पता था, लेकिन सबको मालूम था कि ये युद्ध की तैयारी हो रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ दोस्तों कि ये सैनिकीकरण की वजह से तनाव उत्पन्न हो गया। अब ये तनाव उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ कि अब हर देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई, सब देश अपने यहाँ राष्ट्रवाद की बात करने लगे।
तो इसी क्रम में क्या था, फ्रांस का राष्ट्रवाद तो बहुत ज़्यादा आहत हो चुका था पहले ही, और ऑस्ट्रिया ये सब जो बंदर बांट हो रही थी, 1877 में बर्लिन का सम्मेलन हुआ, यहाँ भी बहुत देशों का राष्ट्रवाद हुआ, क्योंकि जो देश मजबूत थे वो दूसरे देशों को ऐसे बांट रहे थे, उनका बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि कौन सी जनजाति है, कौन शासन करेगा, कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से बांट रहे थे। तो वहाँ के लोगों का अपमान हो रहा था, ये भी एक विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों सेडान का क्या था, सेडान के युद्ध में जो हार हुई थी फ्रांस की, वो अपना एल्सास लॉरेन लेना चाहता था। जर्मनी के सामने चुनौती थी कि वो किस तरह से एल्सास लॉरेन को अपने कब्जे में रखे रह सकता है, मतलब बचा सकता है। दोस्तों ये सब क्रिया चली रही थी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों एकदम अंधाधुंध सब चल रहा था, क्यों एकदम निरंकुश टाइप की चीज़ें थी, क्यों तानाशाही या फिर ये सब चीज़ों का प्रोडक्ट मतलब आगे बढ़ रही थी चीज़ें। ये सब समझते हैं आगे वीडियो में। अब जब देखेंगे दोस्तों इसको आगे की वीडियो में, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव कैसे दिखा। एक बार जो वियना कांग्रेस हम आपको बताए थे 1865 की, 1815 में, ये 1815 वियना कांग्रेस की गठन हुआ था, लेकिन ये भी बहुत पक्षपातपूर्ण थी। ऑस्ट्रिया ने इसे मनमानी ढंग से अपने ऊपर अपनी चीज़ों को अपने तरीके से रखा, अपने तरीकों से समझा, अपना बंदर बांट किया। ये लोगों ने यूरोप का नक्शा बदल दिया, नेपोलियन ने जो जीता था उसको हटा के पूरा पुराने शासन व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई अब इतना अंधाधुंध चल रहा है, कोई किसी का देखने को तैयार नहीं है, सब अपने मन से कर रहे हैं, अपने तरफ से लूट रहे हैं। तो वियना कांग्रेस एक ऐसी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बनी तो थी कांग्रेस, लेकिन कोई इसका खास फायदा नहीं हुआ। अब ये चीज़ें 1815, 1878 और ये सब चीज़ें चल रही थी। अब तात्कालिक कारण क्या था कि एकदम मौका ढूंढने की जरूरत क्या थी, कहाँ मौका मिला। मौका मिला दोस्तों 1914 में जाके, मतलब ये सब क्रियाएं चल रही थी, लेकिन मौका मिला 1914 में। 1914 में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे वो गए थे बोस्निया घूमने के लिए। तो बोस्निया के सिराजेवा नगर में क्या था कि वहाँ एक सर्ब जनजाति के लोग रहते थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दिया। अब इनकी हत्या कर दिया, ऑस्ट्रिया का दिमाग खराब। ऑस्ट्रिया सर्बिया से बोला कि माफ़ी मांगे या फिर कारण बताए, नोटिस दे, ये सब तेरा तूफान बताना शुरू कर दिया। लेकिन सर्बिया क्या था, अब देखिए दोस्तों, ये जो सर्बिया थे, छोटे छोटे देश थे, ये बड़े देशों के एक तरह से मान लीजिए कि पैदल थे, उनके इशारों पर चलते थे। तो ये युद्ध की भूमि यही बनने वाले थे, क्योंकि सब देश एक मतलब जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जापान थे, ये डायरेक्ट नहीं कूदना चाहते थे, ये मौका ढूंढ रहे थे, किसी के बहाने आए, किसी की मदद करने के बहाने आए, क्योंकि डायरेक्ट इनका नाम नहीं आए। तो उसी क्रम में क्या था, सर्बिया फंस गया। सर्बिया में ये हो रहा था, सर्बिया को रूस ने टंप दिया, रूस ने प्रोसीड किया ये सब चीज़ें करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब रूस के पीछे किसका हाथ था, ब्रिटेन का, ब्रिटेन और फ्रांस का हाथ था। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि उन्हें रोकना था जर्मनी को। जर्मनी अपना उपनिवेशीकरण न कर पाया, फिर इन चीज़ों को न कर पाया, ऑस्ट्रिया न मजबूत हो जाए। तो सर्बिया ने माफ़ी मांगने की बजाय उटपटांग बात करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती की बात करना शुरू कर दिया। अब तो मतलब युद्ध के कगार पे पहुंच गए, और जब उटपटांग बात करना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया। अब ऑस्ट्रिया जैसे ही अटैक किया, वैसे ही रूस, ब्रिटेन ये सब शुरू कर दिए एक दूसरे की हेल्प करना। ऑस्ट्रिया की तरफ से भी जर्मनी आया उसकी हेल्प करने के लिए। तो विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो गया। अब दोस्तों विश्व युद्ध शुरू हो गया, तैयारी सब कर चुके थे पहले ही। अब हम आपको थोड़ा मैप में समझा देते हैं चीज़ों को कि विश्व युद्ध, तो ये हम कारण बता रहे थे। इस वीडियो में हम कारण बताए हैं, अगली वीडियो में हम परिणाम के बारे में बात करेंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो वर्साई की संधि के बारे में बात करेंगे, फिर हिटलर का उदय, उसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे, ये आपके रिस्पांस पे डिपेंड है। आप जितना जल्दी इन सब वीडियोस को देख लेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे अगले वीडियो बनाने के लिए, हम तुरंत अगला वीडियो बनाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। दोस्तों हम थोड़ा सा आपको मैप से समझाते हैं चीज़ों को, जूम करके दिखाते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। अब देखिए दोस्तों, मैप में हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यूरोप का मैप है। अब यूरोप के मैप में आप फ्रांस को देख सकते हैं, स्पेन को देख सकते हैं, जर्मनी को देख सकते हैं, डेनमार्क को देख सकते हैं, ये वाला एरिया इंग्लैंड का है पूरा, ग्रेट ब्रिटेन को देख सकते हैं, इधर यूक्रेन है, और ये इजिप्ट, मिस्र है। यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है, हम दूसरा वीडियो दिखाते हैं आपको। यहाँ देखते हैं, इसमें कुछ दिखे शायद।
अब देखिए कई बार हम जो बात कर रहे थे काला सागर के बारे में, तो हम आपको अभी काला सागर भी दिखाते हैं। इसमें शायद उतना क्लियर आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हम एक तीसरा मैप खोलते हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया था, लगभग ये एरिया पूरा ऑटोमन साम्राज्य का था, और भी था, मैं इतना आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। तो ये ऑटोमन साम्राज्य का एरिया था, बहुत बड़े साम्राज्य पर उसने कब्जा किया हुआ था। ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसको हम किसी वीडियो में बताएंगे आपको। और ये फ्रांस है, इधर जर्मनी है, इधर ब्रिटेन है, तो ये सब उपनिवेश कर रहे थे, उपनिवेशवादी थे। इधर जो छोटे छोटे देश थे, ये रसिया है, रसिया को इधर ब्लैक सी में आना था। तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी, और उसी में युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही थी। अभी हम आपको और दिखाते हैं दूसरे मैप में, चीज़ों को और स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसको हम एक यूरोप के मैप में दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक यूरोप का फ्रेश मैप है। इसमें आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। आप देख सक रहे हैं ये काला सागर है, जिसके बारे में हम बताया कि रूस हमेशा परेशान रहता था काला सागर पे आक्रमण करने के लिए। पूरा तुर्की का एरिया है, ये भी तुर्की का एरिया है। और देखते हैं दोस्तों, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कि ये एड्रियाटिक सी है, इस पर कैसे इटली अपना अधिकार चाहता था। ये देखिए बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, जहाँ उनके राजकुमार घूमने गए थे। अभी हम आपको यहाँ दिखाते हैं ऑस्ट्रिया, ये हंगरी है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट, ये पोलैंड, और ये आप देख सकते हैं इधर का जो एरिया है, ये जर्मनी का एरिया है, ये फ्रांस का एरिया, और ये स्विट्जरलैंड का एरिया है। स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत सुने होंगे कि ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो ये स्विट्जरलैंड देख सकते हैं कहाँ बसा हुआ है, ये फ्रांस, जर्मनी और इटली के उस पर बसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया है। अब ये सर्बिया है, यहाँ के राजकुमार यहाँ घूमने आए थे, और इस तरह से युद्ध हो गया। ब्लैक सी हो गया, तुर्की है। तो आप मैप में यूरोप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों मैप में आप यूरोप को अच्छी तरह समझिए। यहाँ ब्रिटेन है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन क्या था कि वो सामान बेचना था, तो हर जगह अपना सामान बेचता था, हर जगह, और अपना उपनिवेश भी बनाया था जगह जगह पे। तो अगर आपको यहाँ मुझे लगता है कि सारी चीज़ें दिख गई होंगी, कहाँ ऑस्ट्रिया है, कहाँ सर्बिया है, कहाँ बोस्निया। अभी बोस्निया हर्जेगोविना का भी संबंध आएगा दूसरे में, हम जब दूसरा बनाएंगे इसका वीडियो, तो वहाँ हम आपको इन चीज़ों को भी दिखाएंगे कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड थी। ये आप एक देख रहे हैं सेरेजोवो नगर, यहीं पे उसकी हत्या हुई थी। अभी हम आपको बताए थे इस चीज़ के बारे में कि कहाँ उसकी हत्या हुई थी। अब देखिए, आज जो मैप है वो मैप उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय लोग अपने हिसाब से बदल रहे थे। अब बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सब देश लगे हुए थे। कब ये किस में जा रहे थे, एक मैसिडोनिया भी है, ये भी अक्सर विवादों में रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था, तो यहीं पे था। अब आपको हम थोड़ा अपने अगले वीडियो के बारे में व्यू दे देते हैं, एक मतलब ओवरव्यू देते हैं, जिससे कि आप समझ सकें हम अगले वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर प्रथम ये विश्व युद्ध हुआ है तो इसमें कुछ न कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ न कुछ घाटा हुआ होगा, किसी किसी को फ़ायदा हुआ होगा। तो सबको फ़ायदा नुकसान नहीं होता है, कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो वही चीज़ हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके पिछला वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। और चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप जान पाएंगे कि पिछले, देखिए विश्व इतिहास क्या है, पूरा एक क्रम की चीज़ है। जिस तरह से हम पढ़ाते आए हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति क्या है कि वहाँ से नेपोलियन आया था। नेपोलियन के कारणों से ही क्या हुआ था, वियना कांग्रेस की बैठक हुई थी। क्योंकि नेपोलियन ने जब एक बार जीत लिया था पूरी दुनिया को, या पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते, यूरोप के काफ़ी ज़्यादा भाग को जब एक बार जीत लिया था, तो उसने पूरे मैप को बदल के रख दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद चीज़ें फिर से बदल गई, और चीज़ें जब फिर से बदल गई तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ कि वियना कांग्रेस की बैठक हुई। अब वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिस्मार्क का उदय होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है। तो आप इन सब वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि आप एक तारतम्यता बना पाएंगे, एक सीक्वेंस बना पाएंगे। जब सीक्वेंस बना पाएंगे तब आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आप फ्रांस की क्रांति से शुरू करिए, फ्रांस की क्रांति देखिए,
जर्मनी का एकीकरण देखिए, इटली का एकीकरण देखिए, तब जाके आप देखिए इसको प्रथम विश्व युद्ध को, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब दोस्तों अभी आपको इसमें बताया कि युद्ध शुरू कहाँ से हुआ था, सर्बिया से शुरू हुआ था। ये चीज़ आपको हम बताए थे। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में भी आपको बताए हम कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहें, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगती हो, कुछ गलती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर सुधार देंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हमें खुशी होगी और हमें अच्छा लगेगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।